वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में समझेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 8 बजे सुबह में विज्ञान का लाइव क्लास चलता है और 7 बजे गणित का लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़िए, प्रतिदिन वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी नियम, दर्पण का रेखीय आवर्धन। यह हर साल के परीक्षा में इसका सूत्र का निगमन पूछा जाता है। तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से सीखिए और एक एक लाइन उत्तर को अपने कॉपी में लिखिए। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन का परिभाषा पहले समझेंगे और उसके बाद से उसके सूत्र का निगमन समझेंगे। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा है, पहले इस परिभाषा को लिख दे रहे हैं, इसके बाद इस परिभाषा को आपको याद करा देंगे। तो दर्पण द्वारा याद रखेंगे, जब दर्पण का रेखीय आवर्धन पूछेगा तो दर्पण द्वारा बने, किसके द्वारा बने, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, किसे, यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से जो परिभाषा आप अपने इसके कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्या है समझना है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन का जब ये फार्मूला लिख लेंगे तो इसी फार्मूला से परिभाषा को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा होता है, बटा वस्तु की लंबाई, बटा क्या होता है, वस्तु की लंबाई। तो कितना आसान यह सूत्र है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा क्या होता है, वस्तु की लंबाई। अब रेखीय आवर्धन की परिभाषा इसी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये क्या है, दर्पण द्वारा बने किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। कितना आसान है, इसी में इसका उत्तर जो है छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गया है और ये वस्तु की लंबाई, और ये बटा को विज्ञान में अनुपात कहते हैं। तो के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यम से, बराबर हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर सूत्र क्या आ गया, यम बराबर आ गया आई बटा ओ। आई का क्या नाम है,
तो प्रतिबिंब की लंबाई याद रखिएगा, क्योंकि यह जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यह सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई का नाम है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ का नाम है वस्तु की लंबाई और यम का क्या नाम है, तो रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन। तो यह मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन। तो यह सूत्र का निगमन थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए वीडियो पे, तो आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। तो ध्यान यहाँ केंद्रित करके एक एक लाइन को, एक एक नियम को अच्छे से समझेंगे। तो यह जो दर्पण बना है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कैसे पता चला है, क्योंकि यह उभरे भाग पर कलई है और दबे भाग पे क्या है, परावर्तन है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नियम है, यहाँ 3 नियम को ध्यान देना है। यह हमारा वस्तु है, क्या नाम है, वस्तु है, और वस्तु की जो लंबाई एक इसमें है, इसका नाम रखते रहें ए है और इसका नाम क्या है, बी है। यहाँ से ये वस्तु है। तो यह वस्तु के कोने से अगर यहाँ फोकस किया जाएगा शीशे पर, दर्पण पर, तो ये जब प्रकाश की किरण किसके समांतर जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गया। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण जाता है तो यह फोकस से क्या होता है, गुजरता है। तो यह प्रकाश टकराएगा यहाँ से और टकरा करके शीशे से क्या होगा, पुनः क्या होता है, परावर्तन की क्रिया हो जाता है। तो ये प्रकाश की किरण गया और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस हो गया। तो यह पहला किरण को पहले आप लोग बना लीजिए। इसके बाद से दूसरा किरण क्या होता है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण गया इसके ध्रुव से और ध्रुव से टकराया और टकरा करके पुनः जो है वापस निकल गया। तो यहाँ क्रिया जो क्या हो रहा है, परावर्तन की क्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो है परावर्तन और ऊपर की जो क्रिया हो रहा है ये भी क्या हो रहा है, परावर्तन। और ये तीसरा जो होता है, यह वक्रता केंद्र से जा रहा है। और जब वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगा दर्पण पे, तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, सीधा जैसे आएगा और टकरा करके पुनः ऊपर की तरफ निकल जाता है। कब कहाँ से जाएगा, तब वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगा तो उसी सीधा ही प्रकाश निकल जाता है। जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग में चला जाएगा। तो ये तीनों जहाँ कटता है, ध्यान दीजिए, तीनों जहाँ कटेगा तो यह वस्तु का क्या बनेगा, छाया बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यह प्रतिबिंब का नाम क्या रखा गया है, तो ए डैश और बी डैश रखा गया है। तो ये प्रतिबिंब का अब जो लंबाई, इसका क्या नाम रख लिया गया, ए डैश बी डैश। अब यहाँ कुछ त्रिभुज बना है, अब त्रिभुज के नाम यहाँ नोट किया जाएगा और उस त्रिभुज के जो है नियम को प्रयोग करके इसको सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो यह जो है पहला त्रिभुज का नाम है ए, ध्यान देंगे ए, और यह बी है और यह बी। बड़ा त्रिभुज को लेंगे यहाँ से ऊपर वाला, तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज क्या नाम है, ए, और क्या है बी, और क्या है पी, तथा ले लेंगे। अब त्रिभुज जो है नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या होगा, अब यहाँ का होगा ए डैश, क्या नाम है, ए डैश, ठीक ना, ए डैश और पी और बी डैश। यह छोटा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज बना है, यह त्रिभुज, और ये बड़ा ऊपर वाला, एक बार ऊपर और नीचे वाला त्रिभुज को लेना है। तो नीचे का त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश और क्या है पी बी डैश में। अब इसमें हम लोग त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज को लिया जाएगा और तीनों त्रिभुज को ले करके इसको क्या किया जाएगा, अब सॉल्व किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे जो 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ पर भी बी पे देखेंगे तो यहाँ पर भी बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस कोण का क्या नाम है, तो इस कोण का नाम है ए बी और पी। देखेंगे ए बी, बी और पी, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी और पी बराबर है। अब इसमें क्या नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश पी, तो क्या हो जाएगा, कोण ए डैश बी डैश पी बराबर कितने अंश का है, तो बराबर लिख देंगे 90 अंश का है। तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या गया, बराबर आ गया। तो एक जो है हमारा कोण, दोनों में, इसमें का एक कोण और इसमें का एक कोण आपस में क्या आ चुका, बराबर आ चुका। अब जो लिखेंगे, अब ध्यान देंगे ए, अब यहाँ से जो है ध्यान देंगे, यह कोण और यह कोण,
ये किसका कोण होता है? आपतन कोण। और यह क्या है? परावर्तन कोण। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का नाम क्या होगा? ए बी पी। तो क्या लिखेंगे? कोण ए बी पी बराबर होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें का जो होगा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा कोण ए डैश पी और बी डैश। तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए डैश पी और ये क्या होगा? बी डैश। ये दोनों मान आपस में क्या हैं? बराबर हैं। किसके नियम से? तो लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब यहाँ जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या मान लेंगे? समकोणी है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी ए पी बी और तथा, और यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। ये क्या है? समकोणी है। क्या है? समकोणी है। समकोणी का मतलब कोण आपस में क्या है? समान है। तो सब समकोणी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अब इसमें का अगर लंब लेंगे, इसमें का लंब तो इसमें का लंब लेंगे, और इसमें का अगर आधार तो इसमें का आधार लेंगे। तो अगर इसमें लंब जो है, इसमें लंब क्या है? इसमें लंब का नाम है ए बी। इस त्रिभुज में लंब क्या है? ए बी है। बटा कर लेंगे। और इस त्रिभुज में देखेंगे, ये बड़े वाला में लंब क्या होगा? ए बी होगा। और ये छोटे वाला त्रिभुज जो नीचे बना है इसका लंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। क्योंकि ये समकोणी जब हो जाता है तो दोनों भुजाओं का अनुपात जो है, और यहाँ का जो अनुपात यहाँ से बी पी, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी पी बटा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? बी बी डैश। ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाते हैं। कब बराबर होंगे? ये कब बराबर होते हैं? जब ये दोनों त्रिभुज क्या हों? समकोणी हो जाता है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। और यहाँ पे जो होगा बटा, और यहाँ का बनेगा ए बी बटा ए बी बराबर। अब यहाँ ऊपर ये चला जाएगा तो पी बी का डैश बटा, और ये नीचे का जाएगा पी बी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। जब इसको यहाँ उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम इसको कहा जाता है। इसको ऊपर भेजेंगे, नीचे इसको ऊपर, और इसको नीचे अगर भेजेंगे तो दोनों मान आपस में क्या मानते हैं? बराबर मानते हैं। अब यहाँ क्या है? ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश का नाम क्या है? तो ए डैश बी डैश का नाम है प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसको प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई याद रखेंगे आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। और ए बी का क्या नाम है? तो ए बी का नाम है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित करेंगे? ओ से प्रदर्शित करते हैं बराबर पी बी। अब पी बी क्या है? देखेंगे यहाँ से पी बी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यहाँ छाया बना है तो यहाँ से यहाँ तक जो है प्रतिबिंब की क्या है? दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं। और वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है पी बी जो है वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे? यू से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब ये छाया उल्टा है, इसलिए कौन चिन्ह लगाएंगे? माइनस लगा लेंगे। और ये वस्तु जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने है, जब सामने रहता है तो माइनस लगा लेते हैं, और ये भी सामने है तो इसलिए क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। जब दर्पण के सामने होता है तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और यह वस्तु की जो लंबाई है वो इसको माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह ऊपर है। तो ऊपर है इसलिए माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये नीचे है तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो माइनस आई बटा ओ माइनस भी बटा यू हो गया। अब ये क्या करेंगे? इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे? काट देंगे। अब माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस आई बटा ओ। अब उसके बाद से क्या बचेगा? बराबर बचेगा। बराबर हो गया आपका भी बटा क्या? यू। अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। अब माइनस जब इसके पास भेज देंगे तो क्या बनेगा? आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू।
समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर एक बार वीडियो को देखिएगा। और यहाँ आई बटा ओ का क्या नाम है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यम बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं आई बटा ओ। अब आई बटा ओ को अगर हटा दें तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यम का क्या नाम है, रेखीय आवर्धन माइनस भी बटा क्या हुआ, यू। तो यह सूत्र किसका आ गया, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र आ गया माइनस भी बटा यू। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो आप लोग 8 बजे देखना न भूलिएगा। तो कल सुबह 8 बजे अब मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल 8